सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं सुमैया रिजवान आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ज़ाहिर प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी हवाले से की जो वफाक ने कल फैसले किए और वज़ीर आज़म ने लॉकडाउन में नरमी के हवाले से फैसलों से आगाह किया। तो जो पहला नुक्ता है इस पर सीएम ने बात की। उन्होंने कहा कि 99% वफाक के जो फैसले हैं उन्हीं पर अमल दरामद जो है लॉकडाउन के हवाले से वो करवाया जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि पहले से ही जो 9 मई तक दफातर बंद थे वो आगे भी बंद रहेंगे। ये फेज़ 2 है लॉकडाउन का जिसका आज ऐलान किया जा रहा है। तो वही फैसले जो वफाक कर चुका है लॉकडाउन के हवाले से वही हम भी कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर शॉपिंग मॉल्स, शादी हॉल्स, दफातर, स्कूल्स और इज्तिमात इन पर पाबंदी होगी। साथ ही साथ उन्होंने ताजरों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सूबाई वुज़रा पर मुश्तमिल एक कमेटी बना रहे हैं। हमें ताजरों की तकलीफ़ों का एहसास है, ताजरों से मीटिंग्स चल रही हैं और वफाक तक हम उनकी बात पहुंचा रहे हैं कि वफाक जो है वो ताजरों को आसान इक़्तिसाद पर कर्ज़े फराम करे। अब वो कमेटी में उन्होंने ये कहा है कि मेयर कराची वसीम अख्तर को भी दरख्वास्त की है कि वो भी इस कमेटी को ज्वाइन कर लें। अब ये कमेटी किस तरीके से काम करेगी, दादरसी कैसे करेगी, इस पर भी हम बात करेंगे। और ताजरों जो है तो ताजरों का जो लाहे अमल है वो क्या होगा, क्योंकि ताजर तो पहले कह चुके हैं कि चाहे हुकूमत, वफाकी हुकूमत माने या ना माने, वो हमें परमिशन दे ना दे, हम अपना कारोबार हफ्ते से खोल देंगे। ज़ाहिर है अब रमज़ान गुजरता चला जा रहा है, ईद सर पर है, तो ताजिर आखिर क्या चाह रहे हैं, वो वफाक का या फिर सिंध का हुक्म मानेंगे या नहीं, इसी पर हम बात करेंगे। मैं आपसे तारुफ करवा देती हूँ मेहमानों का। हमें ज्वाइन करें, चीफ न्यूज़ ऑफिसर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं फैसल अजीज़ खान साहब। बहुत शुक्रिया फैसल साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दीगर भी हमारे मेहमान हैं, हमें ज्वाइन कर लेंगे। फैसल साहब, जो आज वज़ीर आला ने ऐलान किया और जो तमाम तरह सूरत हाल के हवाले से आगाह किया, वो चीज़ें वही हैं जो कि कहते आए हैं पहले भी, वो कुछ नया नहीं था। अलबत्ता उन्होंने यही कहा कि हम वही फैसला करेंगे जो वफाक कह रहा है। तो लग कुछ ये रहा है कि आप वफाक और सिंध कहीं ना कहीं अब एक पेज पर आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, वफाक तो जिस तरह की पॉलिसी चल रहा था, लोग अब वफाक के साथ नजर आ रहे थे। सारे पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे थे, पंजाब के अंदर, केपी के अंदर लोग इमरान खान साहब की पॉलिसीज को सराह रहे थे कि वो आम आदमी के लिए, डेली वेजर्स के लिए, ताजरों के लिए एक ऐसी पॉलिसी लेकर चल रहे थे जिसके अंदर भूख, अफलास और खुदकशियों के मनाजिर नहीं थे। लेकिन सिंध के अंदर जो सिनेरियो था उसके अंदर भूख, अफलास, चोरी, डकैतियां और खुदकशियां, ये सब कुछ थी। अब मामला ये है कि देर आए दुरुस्त आए, मुराद अली शाह साहब को मजबूर किया गया है। उनकी खुशी से ये फैसला नहीं है, लेकिन जो ताकतें मुल्क के अंदर अहम रोल रखती हैं उन्होंने इनको समझाया है, प्यार से समझाया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस, बहुत सारे ऐसे मामला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों से मुताल्लिक हैं कि पीपल्स पार्टी को वफाक के साथ जाना पड़ेगा। और 18वीं तरमीम जैसी चीजें जो लटक रही हैं, जिसपे मुराद अली शाह साहब भी जाहिर है कि या मौका दे रहे थे कि इस मौजू पर डिस्कस हो, या वाकई वफाक कमजोर हो रहा था। लेकिन 18वीं तरमीम वाला मामला भी उठकर सामने आया। बिजनेस कम्युनिटी ने बहुत शिकायत की कि मुराद अली शाह की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की, सनतकारों ने जो उनके साथ रवैया रखा गया, उनको मारा पीटा गया, FIR दर्ज हुई ताजरों की, ऐसा मुल्क भर में नहीं हुआ। तो वो केस, इनके खिलाफ कई ठोस केसेस बने हैं। और जाहिर है कि अब जो समझाने वाले लोग हैं उन्होंने समझा दिया है और मुराद अली शाह साहब वही करेंगे जो वफाक कहेगा। आज मेरा ख्याल है प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं थी मुराद अली शाह साहब की। एक आराम से एक नोटिफिकेशन, एक टिकट की सूरत में एहतराम करते वजीर आजम का, वफाक का, और कह देते कि जैसे वो चाहेंगे वैसा ही होगा। जैसे कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी उस्मान बोजदार की, हमने जाम कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी, हमने महमूद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी, तो मुराद अली शाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों ऐसा करना? बारह चलें, अब दोनों साथ चलेंगे और अब कोशिश यही होनी चाहिए कि मुराद अली शाह साहब की जो उनकी जानिब से गलतियां हुई हैं वो ना दोहराएं, गवर्नेंस बेहतर करें, करप्शन पे कंट्रोल करें, गवर्नेंस बेहतर करने के लिए ब्यूरोक्रेसी के अंदर तब्दीलियां लेकर आए। बहुत ज्यादा करप्शन है। राशन का जो मामला है, 300 करोड़ रुपए का राशन तकसीम कर दिया है और किसी को पता नहीं चला। इस चीज को देखें, गंदम के ट्रक कहाँ चोरी हो गए, नैब ने नोटिस ले लिया है। मुस्तकिल गायब हो रही है गंदम, और गंदम का बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सिंध हुकूमत को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। शौकत बसरा साहब में ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, लेकिन आपका मौक़िफ़ लेने से पहले बसरा साहब, हमें शर्जील गोपलानी साहब ज्वाइन कर चुके हैं ऑल ताजिर इतिहाद से, उनसे बात करते हैं। गोपलानी साहब, आप लोगों का क्या लाहे अमल है? वफाक दिया
सिंध ने भी ज़ाहिर वफाक के फैसलों पर अमल करना है, तो ये बड़े जो कारोबार है वो तो नहीं खुलेगा। अब आप लोग क्या लाएअमल इख्तियार करेंगे? मेरे पास तो आपको लाएअमल इख्तियार करने का टाइम ही नहीं बचा। हमारी पीर को दुकानें खुलेगी या हम पीर को दुकानों पे होंगे या पीर को हम जेलों में होंगे। जो इनको करना है, ये जितने लोगों पर बैठे हैं, बशीर साहब की पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, ये तो मेरे को अफसोस की बात ये है कि ये अवामी नुमाइंदे हैं और इनको आवाम का किसी किस्म का कोई ख्याल नहीं है। इनको एहसास नहीं है, इनको शर्म नहीं आई कि पिछले 2 महीने से हम लोग ये कारोबार बंद करके घरों में बैठे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई हमारे आंसू पोंछने वाला नहीं है। ये अपनी सियासत में लगे हुए हैं। इंशाल्लाह पीर को आप देखेंगे। तो गोपलानी साहब, ये इतनी मीटिंग्स आपकी हुई, 2.5 महीने बाद इन्होंने कमेटी बना दी है। ये कमेटी में तमाम वुज़रा शामिल हैं सिंध के। कोई एतमाद है आपको ये कमेटी कुछ कर पाएगी आप लोगों के लिए? नहीं, ये कुछ नहीं कर पाएगी। ये चौराहों के ऊपर रस्सी लगा के हमें फांसियां दे दें, ये हमारी जाने ले लेंगे, हम पे खत्म करें, एक दफा में हमें मार दें। हम खुदा का वास्ता देते हैं, रसूल का वास्ता देते हैं कि अल्लाह करे जो हमारे घरों में हाल है, इन लोगों के घरों में वो हाल हो, इनके बीवी बच्चे भूखे मर रहे हो, अल्लाह इनसे पूछे, इनको वो बीमारियां लगेंगी कि इनको पता नहीं हो, जो हमारी बद्दुआएं ले रहे हैं। चले ज़ाहिर, आप जाएँ, आप साथ ही रहिए। अजमल बलोच साहब भी हमारे साथ हैं, ताजुर रहनुमा है। अजमल साहब, ज़ाहिर है ये सूरत हाल वफाक ही ने फैसला किया है, सूबे भी अब उसी पर अमल दरामद करेंगे। अभी आपने गुपलानी साहब की बात सुन ली कि ज़ाहिर वो भी जज्बाती हो रहे हैं, आप लोगों का दुख अपनी जगह है। 2.5 महीने हो गए, अब आप लोग क्या करेंगे? आप लोग भी कारोबार खोल देंगे पीर से? जी जी बिल्कुल, पीर से नहीं। देखिए, मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव का ऐलान है कल से दुकानें खोलने का, 9 मई से। हम 9 मई से इस्लामाबाद में, मैं हूँ इस्लामाबाद में, पूरे बाकी तमाम सूबों में। मुझे हैरानगी हो रही है कि सिंध गवर्नमेंट सोमवार को क्यों खोलने जा रही है। सिंध गवर्नमेंट को भी चाहिए, मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव ने जब ऐलान किया है तो वो भी कल से दुकानें खोलने की इजाजत दे लोगों को कराची में। ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। लेकिन वजीर आजम ने ये तो नहीं कहा कि कपड़ों की दुकानें खोल दें, जूतों की दुकानें खोल दें, प्लाजे खोल दें, मॉल्स खोल दें? नहीं, वजीर आजम साहब का ऐलान है जो छोटी दुकानें, छोटी दुकान मीन जो शटर रखती है, जो हम गेट वाले नहीं होते हैं, गेट वाले या बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल है वो बंद रहेंगे। अच्छा, दुकानें जो है जिनका शटर है वो खुलेंगी और खुलनी चाहिए। हमारे ऊपर थोड़ी सी सियासत हो रही है, सियासत ना की जाए बराए मेहरबानी। मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव का जो ऐलान है उसके ऐलान पर अमल दरामद होना। अच्छा अजमल साहब, अभी क्या सिचुएशन है इस्लामाबाद की? अभी इस्लामाबाद में कितनी दुकानें खुली हैं, कितना काम आप लोग कर पाए हैं थोड़ा थोड़ा करके? देखिए, जो दुकानें इस वक्त SOP के तहत थी वो सारी खुली रही है। जब से SOP बनी है खाने पीने की अशिया की, हर मार्केट में 20 से 50। अब वजीर आजम साहब ने जो ऐलान किया है कि छोटी सारी मार्केटें जो शटर रखती हैं ये सारी छोटी ही कहलाती हैं। देखिए, बड़ा या इंडस्ट्रियल होता है या शॉपिंग मॉल होते हैं। जो छोटी दुकानें खोलने के अहकामात वजीर आजम साहब ने कल वाज़ेह ऐलान किया कि 9 मई से वो दुकानें खोलने कर रहे हैं। तो मुझे हैरानगी हो रही है कि सिंध के वजीर आला साहब कहते हैं कल 2 छुट्टियां होंगी। 1.5 महीने से ताजर छुट्टी पर है, वो कौन सी छुट्टियां करना चाहते हैं? अगले हफ्ते में जब हम 5 दिन दुकानें खोल लें, खुदा का वास्ता हम पर सियासत न करें। हम बड़ी मुश्किल में, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तबका सफेद पोश जो हाथ नहीं फैला सकता है। रोटी भी मिल गई है, मजदूर को राशन भी मिल गया है, उसको मजदूरी भी मिल गई है, उसको इमदाद भी मिल गई है। ताजिर को कोई पैकेज नहीं मिला। अगर उसको ये पैकेज मिला है कि वो लॉकडाउन में नरमी का पैकेज मिला है तो हम शुक्र फिर भी वज़ीर आज़म साहब की और बड़ा मेहरबानी, सूबे इसमें कोई रुकावट न बने। सही। अजमल साहब साथ रहिए, मैं चाहूंगी हुकूमती नुमाइंदे का भी मौक़िफ़ आए। बसर साहब हमारे साथ हैं। बसर साहब, वज़ीर आज़म ने इससे पहले जो दूसरे सूबे थे वहाँ के ताजरों की कितनी दादरसी की? कराची की बात करूँ, कराची में वज़ीर आज़म एक बार भी नहीं आए इस सूरत हाल में, एक बार भी आके उन्होंने दौरा नहीं किया, यहाँ के ताजरों के लिए किसी किस्म के कोई पैकेज का ऐलान नहीं किया। क्या कराची का या सिंध का कोई ख्याल नहीं है वज़ीर आज़म को? नहीं सुमैया, आपका सवाल जो मैं समझ पाया वो बिल्कुल डिफरेंट सवाल है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने आकर वहाँ पर दुकानें तो नहीं खुलवानी थी ना। प्राइम मिनिस्टर ने आकर वहाँ पर कोई ताजरों से ये नहीं कहना था कि जबरदस्ती दुकानें खोल दे। पॉलिसी तो वो है जो प्राइम मिनिस्टर ने पैकेज का ऐलान तो किया जा सकता था ना बसरा साहब। पैकेज कहीं पैकेज का ऐलान नहीं किया गया ताजरों के लिए पूरे पाकिस्तान के अंदर। मैं आपको गारंटी से ये बात कर रहा हूँ। देखें, पहली बार तमाम स्टेक होल्डर्स कल इकट्ठे हुए। बिल्कुल मैं बलोच साहब की बात से हरफ एग्री कर रहा हूँ और मैं गुपलानी साहब के भी जज्बात का अंदाजा मैं बखूबी लगा सकता हूँ। अब ये फैसला मुतफिका हुआ है
और बिल्कुल मैं गुफरानी साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा, जब ये मुतफिका फैसला था तो कल दुकानें खुलनी चाहिए। पूरे पाकिस्तान में दुकानें खुल रही हैं, एसओपी के साथ खुल रही हैं, और हमने यही बात कही है कि स्मार्ट लॉकडाउन यही है, लॉकडाउन ईज करने भी यही जा रहे हैं कि हमने कोरोना वायरस के साथ साथ लोगों को भूख से नहीं मारना है। हमने वो लोग जो स्टेट पोस्ट तबका है उनको लोगों को ईज इसलिए किया कि खुदारा। लेकिन मैं एक बात दोनों हमारे ताजिर रमजान में बैठे, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि जो एसओपी कही है उनको फॉलो। अच्छा बसरा साहब, एसओपी को तो बात करेंगे, लेकिन एक बात जरा समझा दें, कल से ये बहस हो रही है छोटी दुकानें और बड़ी दुकानें क्या होती हैं। अगर किसी मार्केट में कोई छोटी दुकानदार है तो वो तो अपनी दुकान खोल लेगा, ये कहेगा कि मेरी तो गेट वाली दुकान नहीं है, मैं तो छोटी दुकान का मालिक हूं तो मैं तो खोल लूंगा। तो ये बड़ी कंफ्यूजन है। तो ये वज़ीर-ए-आज़म ने इस ज़ाहिर को क्लेरिफाई नहीं किया, किसी किस्म का कोई ऐसा मुसव्विदा नहीं है हमारे पास कि जिस पर ये कहा जाए कि ये छोटी दुकान है, ये बड़ी दुकान है। तो ये भी तो एक कंफ्यूजन है। अगर कंफ्यूजन, हाँ भैया कोई कंफ्यूजन नहीं है, बलोच साहब ने उसको बिल्कुल सही डिफाइन किया है। छोटी दुकान वो है, अगर आप चले जाएं दुकानों पे जहां पे शटर लगे हुए हैं, जहां पे माल है, बड़े बड़े शॉपिंग प्लाजे हैं, जिनको एक दरवाजा खुलता है और उसके अंदर आप दाखिल हो जाते हैं, वो प्लाजे हैं। एक जहां पे एक दुकान है उसका शटर बड़ा है, उसका शटर छोटा है, वो दुकान खुलेगी। इसलिए मैं आपको अर्ज करता हूं, फर्ज करें मैं आपको मिसाल लेकिन देता इसमें कपड़ों की, जूतों की, मैं बताता हूं, बर्तनों की दुकानें नहीं होंगी, कारपेट शॉप नहीं होगी, कर्टन शॉप नहीं होगी, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें चूंकि एसओपी में लिखा हुआ है, मैं आपको अर्ज करता हूं, फर्ज करें आपकी तारिक रोड है या माल रोड लाहौर है, वहां पर जो दुकानें हैं वो तमाम दुकानें शटर वाली हैं, वो दुकानें खुलेंगी। जिन दुकानों का कह दिया गया है कि वो नहीं खुलेंगी, वो नहीं खुलेंगी। हमने इसलिए कहा है कि जो लोग एसओपी पर अमल नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्ती की जाएगी। ये बात ज़हन में रखें। और ताजरों से जिनसे हमारी मीटिंग्स हुई हैं उन्होंने हमें ये अंडरस्टैंडिंग दी है कि जो गवर्नमेंट कर रही है, देखें मैं बार बार कह रहा हूं, पूरी दुनिया में देख लें, वहां पे जहां पे इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग थी सुमैया, आज वो लोग भी जहां पे 4 ममालिक की आपको मिसाल दे देता हूं, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, 1 लाख से ऊपर वहां पर मौत हो चुकी है, उन्होंने भी लॉकडाउन ईज कर दिया है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ यही है कि वो तो मैं फिर कह रहा हूं बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज है। नहीं, ये मुझे समझ नहीं आया ये कैसा ईज करा है लॉकडाउन। ये कंस्ट्रक्शन का ही फेज 2 खोला, बाकी सब चीजें बंद हैं, ताजिर बेचारे रो रहे हैं, वो परेशान हैं, उनके लिए किसी किस्म के कोई पैकेज का ऐलान नहीं है, दुकानें उनकी फिर भी नहीं खुल रही। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट पे, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट खुलती है जहाँ पर फ्रिज, टीवी और दीगर अशिया मिलती हैं, वहाँ कितना रश होता है। अगर ये जो कोपलानी साहब हैं टिम्बर मार्केट के हैं, अगर ये खुल जाती है तो यहाँ पर कितना रश होता है, ये समझ से बालातर है। खैर मैं इम्तियाज़ शेख साहब से बात करती हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वजीर हैं। इम्तियाज़ शेख साहब, हफ्ते से वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान कि जो तमाम तर कारोबार है वो खुल जाएगा, लेकिन सिंध हुकूमत कह रही है कि पीर से खुलेगा। ये क्यों कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है? तौर पे पाकिस्तान के लिए फैसले हुए। वज़ीर-ए-आज़म साहब की जो मीटिंग थी कल, उसमें बैठ के सब ने, चीफ मिनिस्टर ने तय किया और यही कहा गया कि ये हफ्ता और इतवार कारोबार बंद रहेगा और मंडे से शुरू होगा। तो हमने भी तो वही बात की, हमने अलग बात तो नहीं की। दूसरी बात थी कि जो उनका एग्रीड डॉक्यूमेंट है उसमें मार्केट प्लेसेस जो हैं वो उन्होंने बंद रखी हैं, उन्होंने शादी हाल बंद रखे हैं, उन्होंने बड़े इज्तिमात पे पाबंदी है। जो भी चीज़ है वो मुतफ़िका तौर पे मरकजी हुकूमत और चारों सूबों ने और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर ने मिलकर ये सब तय किया है और वही 100% हम इम्प्लीमेंट करें। अच्छा इम्तियाज़ शेख साहब, मेरे साथ क्योंकि ताजिर रहनुमा मौजूद हैं, वो ये कहते हैं कि हम कारोबार कल से खोल देंगे, और चाहे वो टिम्बर मार्केट के हों, चाहे कपड़ों की, जूतों की दुकानें हों, तो उस पर क्या मुशावरत नहीं हुई आपकी ताजिरों से? देखें, ताजिरों से हमने बिल्कुल मुशावरत की थी और कई सेशंस हुए थे, हम दोबारा भी कर रहे हैं कि हमने आज हमें हिदायत दी है कि दोबारा भी उनसे करें और हम बिल्कुल उनसे हमारी हमदर्दी, कौन चाहेगा, कौन सी गवर्नमेंट चाहेगी कि अपने बाजार में दुकान बंद करें। लोगों की जिंदगियों का मामला है, लोगों की सेहत का मामला है, इस वजह से ये बंद है और कोरोना का जो पीक का पीरियड है वो आने वाला है। तमाम जो इंडिकेटर्स हैं, जो डॉक्टर्स बताते हैं, टेक्निकल लोग बता रहे हैं, वो पीक पे जाने वाला है और उसमें नुकसान का अंदेशा है। उसको रोकने के लिए ही सब ये बंदोबस्त किया जा रहा है, अवाम के लिए और इन दुकानदार भाइयों के लिए, ताजर भाइयों के लिए। लेकिन हम इनसे दोबारा बात करेंगे
और जहाँ जहाँ तक हो सकता है, देखें सिंध ने पहले भी पहल की थी, ऑनलाइन को इजाजत दी थी तमाम कारोबार को जो भी कर सकते हैं, और उसमें भी सहूलतें हमको दी गई, जो भी हमारे पास पहुंचा हमने उनको फैसिलिटेट किया, आइंदा भी करेंगे हम। हमारे मतलब तो हम खुद चाहते हैं कि चीज चले और कारोबार अच्छा इम्तियाज शेख साहब, आज वज़ीर आला ने बात की कमेटी की, जो कमेटी बन रही है सूबाई वज़रा पर मुश्तमिल, ये किस तरीके से काम करेगी, ताजरों की दादरसी किस तरह करेगी, उनकी जो सिफारिशात और मुतालबात हैं वफाक तक कैसे पहुँचाएगी? हम बिल्कुल उनके साथ बात करेंगे, और सीएम ने मुझे भी हिदायत की है, और मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, नासिर शाह साहब हैं, सईद हैं, और मेयर कराची को भी हमने रब्ता किया है उनसे, उनको भी हम कहेंगे वो भी हमारे साथ आ जाएं, ताकि हम मिलकर उनके साथ बैठ के बात करें और मुतफ़िका तौर पे करके हम उनकी बात मरकजी हुकूमत तक पहुंचाएंगे, प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाएंगे, और इनको रिलीफ भी लेके देंगे, और जो इनके इशूज हैं वो भी हल करेंगे। अच्छा, मैं चाहूंगी हमारे साथ रहिए, गुपलानी साहब भी हमारे साथ हैं। गुपलानी साहब, आपने अभी इम्तियाज शेख साहब की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं और आप लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं, थोड़ा सा हौसला रखें। आपने बात सुनी, क्या मौक़िफ़ है आपका? हमारा हौसला खत्म हो चुका है, हमारे घर के बर्तन खाली हो चुके हैं। खुदा के लिए सियासत छोड़ दे, अल्लाह रसूल का वास्ता, खुदा की कसम, कब्रों में जाने के बाद हमारी बद्दुआएं लेके जाएंगे आप लोग। हमारे आंसू निकल रहे हैं, हम रो रहे हैं, आप लोग हम पे रहम क्यों नहीं आ रहे आप लोगों को? आप लोग इंसान है क्या है? आप लोगों को शर्म नहीं आ रही? आप लोग हमारे किस तरीके से आप लोगों ने उठा के रोड में फेंक दिए। 2 महीने हमारे कारोबार बंद हो गए, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। हम जाए तो जाएगा, मरे तो मरेगा। हमें बताए हम चोर, हम खुदकुशियां करें, हम क्या कर रहे हैं? आप लोग बहुत हो गया। आप लोग जो सियासत बन गए, 20 दिन पहले आपने हमसे एक मीटिंग की, 20 दिन बाद आज हमें बोल रहे हैं कि हमने कमेटियां बनाई है। आप क्या तमाशा लगाया हुआ कि अभी तक आपने वज़ीर आज़म साहब ने जो SOPs के थे कारोबार खोलने का बोले, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से कमिश्नर साहब बोल रहे हैं नोटिफिकेशन आएगा, आप इंतजार करें। अरे हम कब तक इंतजार करें? हम लाजोड़ हैं, क्या करेंगे हम लोग? इम्तियाज शेख साहब बिल्कुल सही, गुपलानी साहब थोड़ी तसल्ली रखिए। मसला ये है कि ये कोई तरीका नहीं है बात करने का, इस तरह हम भी बात कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं। इनके मतलब वैसे ही ये लोग बेचारे परेशान है, तंग हैं, लेकिन इस तरह के मुनासिब तरीका नहीं है। दूसरी बात ये, हमने तो पूरे पाकिस्तान में एक ही पॉलिसी रखनी है, और वो वजीर आजम की मंजूरशुदा पॉलिसी है, उनकी सरबराही में इजलास हुआ था, उसमें फैसले हुए, और उसमें मतलब हम इनकी जो चीज़ है दोबारा ले जाएंगे, हम इनको इनसे भी बात करेंगे। लेकिन मतलब अगर ये चाहते हैं कि मतलब पूरा मुल्क खोल दें, कारोबार खोल दें, तो दुनिया की WHO बिल्कुल ना खोलें, लेकिन ये लोग भी तो परेशान हैं ना। WHO की वार्निंग आपने खुद सुनी है। बिल्कुल, मैंने आज पढ़ी है सर, मगर मुझे बताइए ये लोग बेचारे क्या करें? नहीं, इनके लिए पैकेज भी कर रहे हैं, और हम तमाम चीजों में गौर कर रहे हैं, दोबारा बैठ रहे हैं, इनके साथ दोबारा बैठ रहे हैं। सर कब बैठेंगे आप लोग, कब है मीटिंग आपकी? आज ही फैसला होगा, आज सीएम ने अभी कहा है, अजमल बलोच साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। इम्तियाज शेख साहब जरा उनकी भी सुन लीजिए। फरमाइए जी अजमल साहब। इम्तियाज शेख साहब देखें, आप लोग भी जिम्मेदार हैं, हम भी ताजरों के नुमाइंदे हैं। जहाँ तक वज़ीर आज़म तक बात पहुँचने की बात है, तो जो पार्लिमानी कमेटी कोरोना के हवाले से मैं उसमें पेश हुआ, वहाँ पे पीपल्स पार्टी के लोग भी थे, नून लीग के लोग भी थे। मैं हैरान हुआ कि नून लीग और पीपल्स पार्टी लॉकडाउन की मुखालफत कर रही थी। ये देखिए, ताजर सबके हैं, ताजर आपके भी है, ताजर नून लीग के भी, बिल्कुल हमारे भाई हैं, बिल्कुल हमारे भाई, ताजर और भी। मैं आपको मेरी एक छोटी सी सुन ले, भेजें इम्तियाज भाई, मेरी एक बात छोटी सी सुन ले। मैंने तमाम तजावीज जब कमेटी को दी, जो जिन ताजरों को आप लोगों ने जेल भेजा था, कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि उनको फौरन रिहा भी किया जाए, और अंदर यकीन दहानी कराई कि ताजरों को इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मेरी गुजारिश ये है, देखिए जो ऐलान हुआ है वज़ीर आज़म साहब ने चारों सूबाई वज़ीर आला से और आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से जब मीटिंग करने के बाद वज़ीर आज़म साहब मीडिया पे आए हैं, हम 9 मई को। अब मेरी एक बात सुनेंगे, मेरा एक अजमल साहब आप उनकी बात भी सुन लें। अजमल साहब आपका पॉइंट आ गया, आप इम्तियाज शेख साहब की बात भी सुन लेते हैं। एक सेकंड की बात, 1 सेकंड। जी जी जी। 9 मई से हम दुकानें खोल रहे हैं। अगला जो हफ्ता होगा सही है, फिर उसको बंद करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि 9 मई से ही खोलने की परमिशन दें, ये पीर को क्यों आप कह रहे हैं कि खोलेंगे? पॉइंट आ गया। भाई हमारा झगड़ा नहीं, हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप भी कराची के ताजरों के लिए मेहरबानी करें, कल से खोल दें। अगला जो हफ्ता होगा हम उसमें 2 दिन बंद करेंगे। ये तो वैसे बात जायज है इम्तियाज शेख साहब, इसमें क्या बुराई है? सुने, मसला ये है कि जो भी मार्केटों की बात कर रहे हैं ना, तो मार्केटों का फैसला नहीं हुआ। मुझे अपना नंबर दे दें तो मैं इनको, जो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो कल के जो फैसले हैं ना,
वो मैं उनको मतलब बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ कि जी कल मैं बता देता हूँ फैसला, मैं बता देता हूँ जी बसरा साहब। देखिए सुमैया जी, सुमैया सैटरडे संडे कल वाला दुकानें मार्केटें खुलेंगी। सही है, क्योंकि हुआ फैसला ये है, सही है कि जो अगला हफ्ता होगा, क्योंकि इस हफ्ते में तो 2 दिन दुकानें खुल रही हैं, सही है, अगले हफ्ते से 5 दुकानें खुलेंगी। अच्छा, सो मैं इम्तियाज शेख साहब ये कहूंगा जो फैसला हुआ था प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में, कल से दुकानें खुलने का हुआ है। कल हफ्ता इतवार अब शामिल नहीं करेंगे बंद करने। तो यानी कि इम्तियाज शेख साहब जो सीएम कह रहे हैं कि 99% अमल करेंगे, अब 1% नहीं करेंगे, तो वो ये 1% ये कल वाला ही है। नहीं देखें, बात सुने, इस तरह की बात न करें। मतलब ये तो मतलब वो एक बहस वाली बात है। मीटिंग में हमारे भाई तो नहीं थे ना, मैं था उस मीटिंग में जिससे फैसले हुए हैं। वो राइटिंग में भी है, डॉक्यूमेंटेड है। मैं बच्चों वाली बात थोड़ी करूंगा, मैं एक जिम्मेदार शख्स हूँ, मैं इस तरह की बात नहीं करूंगा। उसमें क्या लिखा है कि कल दुकानें नहीं, उसमें देखें, मैं बता रहा हूँ, कल कहा है कि कल दुकानें खुलेंगी। दुकानें उन्होंने कहा है कि नेबरहुड स्टोर्स और स्टैंड अलोन शॉप्स, सही, एक्सक्लूडिंग शॉपिंग प्लाजा, सही, मेगा मॉल एंड लार्ज स्केल मार्केट, ये एक्सक्लूडिंग है। ठीक है, समझे मेरी बात को। मैं अपने तौर पे नहीं कह रहा हूँ, ये वो रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि कल मीटिंग में फैसला हुआ है और वो मतलब पूरे मुल्क में सबको पता है। हम उसकी वजाहत भी ले रहे हैं कि मतलब हमाद असगर साहब ने तो कहा था कि छोटी मार्केट्स खुलेंगी, ये कल कहा था उन्होंने टीवी। लेकिन जो डॉक्यूमेंट है, जो फैसला हुआ था, उसमें मार्केट्स एक्सक्लूडिंग है, तो उसके लिए वजीर आला साहब उनसे रब्ता कर रहे हैं ताकि ये भी बाकी किसी सूबे में नहीं है, बाकी सारे सूबे कल खोलने को तैयार है। मुझे हैरानगी हो रही है कि एक सूबा ये बात क्यों कर रहा है, बाकी तीनों सूबे ये कह रहे हैं कि वो कल से खोल रहे हैं। तो मैं मेहरबानी करें इम्तियाज भाई, ताजरों को इम्तिहान में न डालें, कल मेहरबानी करें आप खोल दें। हम जो SOP पे पहले काम कर रहे हैं ना बाकी दुकानों पे, यहाँ एक भी सिंगल केस रिपोर्ट नहीं हुआ है कोरोना का पिछले जब से लॉकडाउन। वो तमाम मेहरबानी करेंगे। जो तमाम दुकानें खुली रहेंगी, जो खाने पीने की हैं तो खुली रहेंगी। आप मेहरबानी करें वज़ीर आज़म, कपड़ों की और जूतों की दुकानें तो नहीं खुल रही हैं अजमल बलोच साहब, वो तो वज़ीर आज़म ने नहीं कहा। मैं दोबारा बात करता हूँ जी इम्तियाज शेख साहब, अजमल साहब मौका दीजिए इम्तियाज शेख साहब को, वैसे हमें ब्रेक लेना है। जी इम्तियाज वज़ीर आला साहब के नोटिस पर लाऊंगा, ठीक है, आज ही लाऊंगा। मैं उधर ही CM हाउस में हूँ। थैंक यू वेरी मच सर, आप बिल्कुल बात करिए और अगर कोई कंफ्यूजन है वफाक और सिंध में तो उसको भी दूर करिए, क्योंकि ये तो आवाम का मामला है। ये आवाम का मामला है जी, लेकिन वो जो इंसानी जिंदगियां हैं वो भी आवाम की हैं। बिल्कुल सर, अंदाजा नहीं आपको। अगर खुदा ना खास्ता किसी मार्केट में किसी चीज में ये हो गया ना, तो ये हमारे कोई भी दुकान खुली नहीं होगी, खुद ही बंद करके जाएंगे। हम नहीं चाहते इस तरह की बात करना, फिर भी हम SOPs बना रहे हैं। SOPs बन गई हैं, इनके मशवरे से ही बनी है। ठीक है, तो हम थोड़ा वजाहत दे लें, और उनसे वज़ीर आला साहब के नोटिस में मैं आज ही ले आऊंगा। बहुत शुक्रिया आपका इम्तियाज शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अजमल बलोच साहब आपका ही बहुत शुक्रिया, और गोपलानी साहब, शर्जील गोपलानी साहब के बहुत शुक्रिया। ब्रेक हम लेंगे, वापस आएंगे तो अब पंजाब की बात करेंगे। 10,000 से ज़ायद केसेस पंजाब में हैं, वहां पर क्या हो रहा है? स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। और यहाँ पर मैं वज़ीर आला सिंध की बात दोहराना चाहूँगी। वो ये कह रहे हैं, हम ताजिरों को बताना चाहते हैं कि ये पाबंदी हमने नहीं, वफाक ने लगाई है, तो हम दुकानें नहीं खोलने दे सकते। फैसल अजीज़ खान साहब, मुझे तो समझ में नहीं आता कि सब मिलकर आवाम को क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं। देखिए बहुत क्लियरिटी के साथ बात है जो कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कही है। कल से पंजाब के अंदर, KP के अंदर सब कुछ खुल रहा है, बलूचिस्तान भी वफाक के साथ है। सिंध के अंदर कोई इबाहम नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी बुरी बात नहीं जहाँ इतनी बड़ी बात मानी वहाँ पीर से खोलना है। कल खोल दे, कौन सी रॉकेट साइंस होगी, ताजिर खुश हो जाएंगे। बहुत एतबार का फुकदान है। ताजिर जो है वो बड़ी पैमाने पर जो है वो नाखुश हैं सिंध गवर्नमेंट से। वो सनतकार हों, फैक्ट्री वाले हों, छोटे ताजिर हों, बड़े ताजिर हों, कोई भी तंजीम हो, कोई भी इस वक्त मुराद अली शाह साहब के साथ, नासिर हुसैन शाह साहब के साथ, बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ
किसी के साथ नहीं खड़ा है, किसी की बात नहीं मान रहा है। उनकी जो बातें थी जो आपने सुनी, ऑलमोस्ट रो रहे हैं ना वो, बिल्कुल। तो ये इसमें कोई हर्ज नहीं है पीर को खोलना, कल खोल दीजिए, अनाउंसमेंट कर दीजिए, कोई रास्ता निकाले, कोई रास्ता निकाले। ऐसा बहुत सिंपल सी बात है, कोई अना का ईगो का मसला नहीं है। ये आप ही के लोग हैं, आप ही के सूबे में रहते हैं, आप ही के कराची वाले आप ही के लोग हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चाहिए कि कराची के ताजरों को साथ लेकर चले। ये कैसे मुमकिन है कि 70% टैक्स देने वाला शहर उसके ताजरों के साथ ये हो रहा हो, उसके सनतकारों के साथ ये रहा हो, उसकी फैक्ट्री वालों के साथ हो रहा हो। वो अब तक इतनी बार जिक्र किया है, वो अंडरटेकिंग इस तरह की एक दी हुई है सिंध गवर्नमेंट ने, जिसके अंदर अगर किसी फैक्ट्री के अंदर, किसी सनत के अंदर अगर कोई मुलविस हो जाता है, मुश्तबा हो जाता है, कोरोना के अंदर उसका इंतकाल हो जाता है, जहां भाग हो जाता है, तो फैक्ट्री मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करेगी सिंध की हुकूमत। ये किस तरह का मतलब कानून ही इस तरह के बना रहे हैं, चीजें ऐसी बना रहे हैं जिससे तकलीफ हो, जिससे काम ना आगे बढ़े, जिसमें एतमाद ना हो। तो ये पता नहीं कौन लोग हैं जो पीपल्स पार्टी को इस तरह के मशवरे दे रहे हैं कि कराची के ताजिरों के साथ इस तरह का रवैया करना है, उनको खोलने नहीं देना है, रखने अटकाने हैं और ऐसे नोटिफिकेशन जारी करने। बहुत आवाम को परेशान करना है। जो आज की सिचुएशन होती है जुम्मे के दिन, ऐसा लगता है जिंदगी को मुश्किल कर दिया हम सबके लिए। ऑफिस आना एक मुश्किल अमर होता है, किसी को कहीं हॉस्पिटल जाना हो तो एक मुसीबत है। बिला वजह के नाके, बिला वजह की पाबंदियां, ये 12 से 3 के दरमियान ऐसा लगता है पता नहीं क्या होने वाला है कि सब कुछ बंद कर देती है सिंध हुकूमत। ये मैं अपने दिल की बात कर रही हूँ, मेरी समझ से बाहर है फैसल साहब ये बात। ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदा हुकूमत है, अगर इसको देख लें, लाड़काना में क्या कर रहे हैं, खैरपुर में क्या कर रहे हैं, नवाबशाह में क्या कर रहे हैं, तो वहां पे कुछ भी नहीं है। सही, जो सख्ती है वो कराची में है और ये नजर आ रही है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये सारी सख्तियां कराची, आप भी कह रही, मैं भी कह रहा हूँ, हर जगह पे हो रहा है और बहुत ज्यादा हो रहा है। उसकी जरूरत नहीं है, इससे कोई अच्छी गवर्नेंस शो नहीं हो रही कि लोगों को जो है वो तंग किया जाए, लोगों को जो है कारोबारी लोगों को तंग किया जाए, आम लोगों को तंग किया जाए, आम दुकानदारों को तंग किया जाए, SOPs मुश्किल बनाई जाए, सनतकारों को तंग किया जाए। कोई फायदा नहीं है इसका, कोई फायदा नहीं है। लोग फिर ये कह रहे हैं कि सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है वो 18वीं तरमीम की वजह से हो रहा है। अगर 18वीं तरमीम ना होती तो वफाक की बात सिंध मानता। 18वीं तरमीम है, इसके वो इस तरह के फैसले कर रहे हैं और वफाक कुछ नहीं कर पा रहा। तो इस 18वीं तरमीम फिर नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की बातें हो रही हैं और ये बातों के जवाब जो है वो सिंध हुकूमत खुद क्रिएट कर रही है। इस तरह के फैसलों की बस अब हम तो यही कहेंगे कि हुकूमत जो है खुदारा वो आवाम का सोचें, छोड़ें सियासत को, सब छोड़ दें सियासत को। बस साहब जरा पंजाब की बात मैं आपसे करना चाहती हूँ। 10,000 से ज़ायद केसेस हो गए हैं पंजाब में। ज़ाहिर कल से जो कारोबार है वज़ीर आज़म की हिदायत पंजाब में और SOPs के तहत मसाजिद में भी जो है वो इबादत की जा सकेगी। साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन, छोटी मार्केट्स हैं वो खुल रही हैं। टेस्ट कैपेसिटी अभी भी पंजाब में वो नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर केसेस मजीद बढ़ते हैं तो क्या करेगी पंजाब हुकूमत? सुमैया, पहली बात तो जो फैसल भाई ने गुफ्तगू की है 100% उस एक बात से मैं एग्री करता हूँ। देखिए, कश्मीर और GB में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, फैसले सब इकट्ठे होते हैं। फैसले होने के बाद जब सिंध बाहर निकलता है वो लोगों में $6 मिलियन मैन बनने की कोशिश करता है। अभी आप देखें ना, जो बात अगर लाड़काना खुल सकता है, टंडू यार खुल सकता है, तो कराची में क्यों? इसका मतलब है कि बैक माइंड पे कोई और चीज चल रही है। फिर मैं डेफिनेटली ये बात कहूंगा कि लड़ाने की बात हो रही है लोगों की। देखिए, अभी जो गुपलानी साहब बात कर रहे थे, कितना गुस्सा था, और ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त लोगों की आंखों में दहशत है, गुस्सा है। और वो लोग एक तरफ कोरोना है और एक तरफ भूख है। डेफिनेटली हुकूमतों का मकसद जो होता है जान और माल दोनों का तहफ़्फ़ुज़ है। तो आपने जो पंजाब में सवाल किया, देखिए गुजारिश ये है, बिल्कुल एक बात मैं आपकी से एग्री करता हूँ कि जितने टेस्ट होने चाहिए अभी हमारी वो टेस्टिंग कैपेसिटी नहीं है, जो नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में 20,000 हो जाएगी। अच्छा, अभी जो सूरत हमारे सामने आ रही है वो डेफिनेटली नंबर बड़ा है। अब हमने जो इसलिए ले रहे हैं फैसले कि भाई आपने एक तरफ स्मार्ट लॉकडाउन यही है, बार बार लोगों को भी मिन्नत कर रहे हैं, सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने दोनों चीजों को साथ साथ लेकर चलना है। सही, डेफिनेटली इसमें रिस्क है। इस वक्त जो हुकूमत है वो दो-धारी तलवार पर चल रही है। अल्लाह ना करे कोरोना से बचाते बचाते अगर लोग भूख की वजह से, और वो भूख की वजह से अगर लोग सड़कों पे निकले, सुमैया, ये मैं यकीन माने, मैं दिल से कह रहा हूं, ये बहुत खतरनाक होगा।
उसको फिर ना फौज संभाल सकेगी ना पुलिस संभाल सकेगी। जब भूखा आदमी घर से निकलेगा वो मुझे मारेगा। अच्छा, बार बार वज़ीर-ए-आज़म भूख की बात करते हैं, गरीब आदमी की बात करते हैं, तो क्या ये जो ताजिर हैं जिनकी कपड़ों की दुकानें, जूतों की दुकानें, जो रो रहे हैं बेचारे, तो ये गरीब नहीं है क्या? इनकी दुकानें खोलने की तो परमिशन नहीं दी वज़ीर-ए-आज़म ने, तो ये क्या भूख से नहीं मरेंगे? बिल्कुल आप बात दुरुस्त कर रही हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि हम स्टेप वाइज, लफ्ज क्या बोला प्राइम मिनिस्टर साहब ने और तमाम स्टेक होल्डर्स ने, बाकायदा उसमें रिटर्न में लिखा हुआ है कि हम स्टेप वाइज चीजों को, लॉकडाउन को ईज करेंगे। हम देखेंगे कि अल्लाह करे ये जो हम स्टेप लिया है इससे हालात खराब ना हो। लेकिन उससे पहले कैपेसिटी बढ़ानी होगी टेस्टिंग की। अभी एक दिन में कितने टेस्ट कर रहा है पंजाब? अभी एक दिन में कितने टेस्ट कर रहा है? राउंड मैं बताता हूँ आपको, राउंड अबाउट इस वक्त जो तादाद है वो कोई 6000 के करीब है। और हो कितने रहे? लेकिन हम इसको 6000 कर रहे हैं हम लोग एक दिन में। आपको हम इसको हम इनहांस करके इसको हम 10,000 तक लेके जाना चाहते हैं पंजाब में। अच्छा। और उसके लिए बड़ी तेजी के साथ काम जारी है और अभी किट्स भी बढ़ रही हैं। मैं आपको सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ सुमैया, इस वक्त जरूरत पता क्या है? जरूरत है पैनिक क्रिएट ना हो। होता क्या है, अभी एक सर्वे हुआ है, सर्वे में यकीन माने ये कहा गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने सोच है कि वो जिस तरह मुल्क को आगे लेकर चल रहे हैं, 82% लोगों ने उसके साथ एग्री किया है। चलिए मैं इसको कहता हूं आप छोड़ भी दें, आप अपना कैमरा लेके आप पब्लिक में चले जाएं, आप लोगों से पूछें कि वो क्या चाहते हैं। लोग यही चाहते हैं कि कारोबार भी चले और हिफाजती इक़दाम इख्तियार किए जाए। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आता है? प्रॉब्लम वहां पे आता है जहां पे वो लोग जो अभी भी लॉकडाउन चल रहा है लेकिन लोग वायलेशन कर रहे हैं, लोग सड़कों पे आ रहे हैं, अगर जरूरत भी नहीं है फिर वहां भी वायलेट किया जा रहा है। तो उसको खुदारा गुजारिश ये है कि हम कोशिश करें कि दुनिया जहां पे 5 ममालिक में लाख से ऊपर लोग मर चुके हैं वहां भी लॉकडाउन उन्होंने ईज कर दिया है। हमारे, तो मैं फिर कह रहा हूँ कि एक जान भी बहुत कीमती है। सो असल इशू ये है कि हमारी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। पॉइंट टेकन, कंसंट्रेशन तो होनी चाहिए फैसल साहब, लेकिन ऐसा हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है। वफाक भी और सिंध भी सिर्फ और सिर्फ सियासत करी जा रही है, अपनी अपनी सियासत बचाने की कोशिश की जा रही है। अवाम का एहसास किसी को नहीं लगता मुझे है। देखिए, मैं अगर पूरा एनालाइज करें 55 डेज को, तो हम अगर इमरान खान साहब के जो वफाक के अंदर फैसले हैं, चाइना से पाकिस्तानियों को ना आने देना, उसको सबने सराहा, बहुत अच्छा फैसला था। इनिशियल डेज के अंदर मुराद अली शाह साहब ने फैसला किया कि हार्ड लॉकडाउन होगा, अच्छा फैसला था। फिर हमने देखा कि ताफ्तान के अंदर जो पाकिस्तानी थे उनको पूरे मुल्क में जाने दिया गया, वो फैसला ठीक नहीं था, वफाक ने उस तरह से काम नहीं किया। और फिर आया फंड्स का मामला फंड्स का, हुकूमत ने, वफाक ने फैसला किया कि हम आपको इमदादी सामान देंगे। सिंध हुकूमत कहते रही हमें कैश चाहिए, और वो कैश की बातें चलती रही। किसी और सूबे ने कैश की बात नहीं की, लेकिन सिंध के अंदर ये बात आती रही। अच्छा, सिंध के अंदर जो इमदादी सामान तकसीम हुआ उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क मीडिया ने भी उठाया, मुख्तलिफ उलमा कराम ने उठाया, मुख्तलिफ ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स ने उठाया, उन NGOs ने उठाया। सिंध हुकूमत का हमने 300 करोड़ रुपए का, 3 अरब रुपए का राशन तकसीम कर दिया है। वफाक ने जो पैसे तकसीम किए वो ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से तकसीम हुए। बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर एहसास प्रोग्राम को मर्ज किया गया। मामला सियासत के साथ करप्शन का भी है, सियासत के साथ साथ करप्शन के साथ साथ मिसमैनेजमेंट का भी है। और फिर कुछ ऐसे इजाज़ सामने नजर आ रहे हैं जिसकी जो अभी समझ नहीं आ रहे वाज़ेह तौर पर, लेकिन तंग करने का एक एलिमेंट है, वो वफाक की तरफ से नजर नहीं आ रहा पंजाब के अंदर, KP के अंदर, लेकिन सिंध में नजर आ रहा है कि कराची के ताजरों को, कराची के लोगों को, सनतकारों को, फैक्ट्री वालों को, उनको इरिटेट किया जाए, तंग किया जाए, ऐसे डॉक्यूमेंट दिए जाएं जिस पे साइन करना हो। फिर अभी आपने देखा शायद कि कुछ दिनों पहले 191 के करीब पुलिस एहलकार जो है, इंस्पेक्टर जो है, वो अंदरूनी सिंध के वो कराची शिफ्ट कर दिए गए। यानी कि कराची से लोगों को जॉब्स नहीं दी जा रही, वो सराइकी हो, बलोची हो, पश्तो हो, उर्दू बोलने वाले, अब वहां से उस रीजन से यहाँ शिफ्ट कर दिए गए 191 इंस्पेक्टर्स। और फिर अब बहुत अजीबोगरीब किस्म का जो है वो डेफिसिट, कॉन्फिडेंस का डेफिसिट जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो ये ऐसे फैसले हो रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने आप को मजबूत करने की तरफ जाए। 12 साल हुकूमत को करते हुए हो गए हैं, सही बात पैसे बहुत सारे इस्तेमाल कर लिए हैं, डिलीवरी नहीं है, करप्शन बहुत ज्यादा है, बसें नहीं चली हैं, नौकरियां नहीं मिली हैं,
लोगों के अंदर बहुत ज्यादा फुदान है और अब भी मामला करप्शन का है, अब भी गंदम चोरी हो रही है, अब भी डाके पड़ रहे हैं, अब भी चीजें हो रही हैं। ठीक है। और इस बात के ऊपर के सिंध को के अंदर खोल देना चाहिए, वफाक को बात माननी चाहिए। सब कुछ मानने के बाद मुराद अली शाह साहब कहते हैं मैं पीर को खोलूंगा। लॉजिक ही नहीं है इस चीज। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये समझ में ना आने वाली बातें हैं और वाकई बिल्कुल सही। एक तरफ वो सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि यकसा फैसले जो हैं वो करें। बसरा साहब, बस मुझे आखिर में ये बता दें कि कब ऐसा होगा कि हमें नजर आएगा कि वफाक भी और सिंध भी एक पेज पर होगा, वुज़रा भी जो हमारे हैं, जो MNAs हैं कराची के, वो भी बयानात नहीं देंगे और सिंध हुकूमत को भी एक साथ लेकर चलेंगे, वफाक भी एक पेज पर होगा। ये कब होगा बसरा साहब? भैया आपका बड़ा सवाल है। देखिए होता क्या है कि मुतफिका फैसले होते हैं। अभी फैसले भाई कह रहे थे मिस कर गए GB और कश्मीर को और NDMA, तमाम मुतफिका फैसले होते हैं, कहीं से आवाज नहीं आती। आवाज कहां से आती है? सिंध से आती है। अभी आप देख लेना, कल मीटिंग हुई है, कल मीटिंग के बाद आज क्या जरूरत थी कि मुराद अली शाह साहब दोबारा आगे मीडिया के ऊपर? ये तो मैं सोच रहा हूं कि ये सोची समझी साजिश है। भाई अगर आपसे सवाल करते हैं कि भाई गंदम में करप्शन क्यों है, आपने पिछले 8 साल में 5 खरब रुपया कहां लगाया है? लाड़काना में कुत्ता काटने की वैक्सीन नहीं है और आप कराची में आ जाते हैं, पहले ही बहुत हार्ट बर्निंग हो रही है। ठीक है, इसमें इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, अवाम का सोचना चाहिए, सबको सोचना चाहिए, तमामों को जिनको अवाम ने अपना कीमती वोट दिया है। बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब आपका भी, फैसल अजीज खान साहब आपका भी। ब्रेक लेंगे जनाब, ब्रेक पर वापस आएंगे तो कश्मीर में क्या हो रहा है उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। बात करेंगे कुछ कश्मीर की, जहां पर तवील लॉकडाउन जारी है। भारतीय फौज की बर्बरियत की वहां पर इंतहा हो चुकी है। बुध के रोज बुरहान वानी के जानशीन रियाज नाइको को वहां पर शहीद कर दिया गया। रियाजी के उस्ताद से और अस्करी पसंद बनने वाले ये 33 साला रियाज नाइको, जिनकी जद्दोजहद बड़ी तवील है और उन्होंने 2012 में हिजबुल मुजाहिदीन में शमूलियत इख्तियार की थी। अगर मैं इनकी बात करूं कि इन्होंने कैसे घराने में आँख खोली, तो इनके जो वालिद थे वो पेशे दर्जी थे, वालिदा घर के काम काज करती थी। खुद रियाज नाइको एक शर्मीले बच्चे थे, कम गो बच्चे थे, लेकिन उनके अंदर ये जद्दोजहद का जज्बा था। उनके वालिदैन ने कोशिश की कि वो पढ़ने के लिए यहाँ से किसी और जगह चले जाएं, लेकिन उन्होंने उनकी बात ना मानी और उन्होंने कहा कि मैं यहीं रहना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ से गया तो मैं वो काम नहीं कर पाऊँगा जो मैं करना चाहता हूँ। इसी पर हम बात करेंगे जो कश्मीर में हो रहा है, जो मुसलसल हो रहा है, लेकिन वो कश्मीरियों की जो आज़ादी की जद्दोजहद का जो एक जज्बा है उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे, ना भारत कर पा रहा है, ना भारतीय फौज कर पा रही है। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब। बहुत शुक्रिया अमजद साहब। जो बुरहान वानी के साथ हुआ वही रियाज नाइको के साथ हुआ, लेकिन कितने बुरहान वानी शहीद कर दिए जाएं, कितने रियाज नाइको शहीद कर दिए गए, लेकिन जो भारत चाहता है वो हो नहीं पाएगा। जो कश्मीरी हैं उनका जज्बा वैसे के ही वैसा है, क्या कहेंगे आप? है कि आज़ादी की जितनी भी जद्दोजहद जहाँ भी कहीं की गई, उसकी तहरीकों की एक हिस्ट्री, एक तारीख मौजूद है और वो तारीख ये बताती है कि जब किसी भी जगह के लोग ये फैसला कर लें कि उन्होंने आज़ादी हासिल करनी है और उनकी अपनी ज़िंदगी बेमानी है उस आज़ादी के बगैर, तो वो फिर अपनी जान की परवाह किए बगैर उस जद्दोजहद को लेकर आगे बढ़ते हैं। ये वो तारीख है जिससे एक सबक सीखने की जरूरत है और भारत ये सबक सीख नहीं रहा। और कोई आप देख लीजिए कि तकरीबन 72-73 साल की एक जद्दोजहद कश्मीर में भी जिंदा है और फलस्तीन में भी चल रही है। इंसानी जानों का ज़िया जरूर हुआ, खून खराबा बहुत हुआ, लेकिन ये तहरीकें दबी नहीं। लिहाजा ये किसी न किसी बेहतर वक्त पे आके बिल आखिर ये तहरीकें कामयाब होंगी और सिर्फ तारीख में ये लिखा जाएगा कि एक हरदर्म गवर्नमेंट, एक दहशतगर्द वजीर आजम जो कि भारत में हुक्मरान हो गया, उसकी हरदर्मी की वजह से, उसकी दहशतगर्दी की वजह से बेपनाह इंसानी जानों का बेगुनाह हुआ, उनकी जानें ज़ाया हुई। लेकिन इन लोगों के लिए ये फख्र की बात है। कश्मीरी जो हैं
वो उसको, चूंकि वो जज्बा शहादत से सरशार है, वो समझते हैं कि हम एक दीनी फरीजा अदा करने, एक इस्लामी रियासत का हिस्सा बनना चाहते हैं, लिहाजा वो शहादत का दर्जा पाते हुए घबराते नहीं। आपने देखा कि रियाज नेकू का जब ये शहादत की खबर बाहर आई तो किस तरह कश्मीरी उमड़ के बाहर आए सड़कों पे, और उन्होंने कितना एहतजाज किया भारत के खिलाफ, भारत की अफवाज के खिलाफ कितनी नफरत उन्होंने दिखाई और जाहिर की। तो ये वो जज्बा, ये वो चीजें हैं, ये भारत को सबक सीखना है। आज मुश्किल ये है कि आज के वक्त पे कोरोना की इस वबा की वजह से पूरी दुनिया की तवज्जो किसी और तरफ है जी। और हमारे कहने से या कश्मीरियों की कुर्बानियों से इस तरह मकबूल नहीं हो सकेगी। उसकी वजह यही है कि हर मुल्क को अंदरूनी तौर पे बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो, लेकिन ऐसा लगता है भारत जहां पर इतने लोग कोरोना वायरस से मर चुके हैं, उनको अपने मुल्क का कोई ख्याल नहीं है। हर तरफ मोदी जो है वो अभी भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो अपनी भारतीय जारियत दिखा रहा है, कश्मीर में जो कुछ कर रहा है, लगता है उनका फोकस कोरोना की तरफ नहीं है, इस तरफ है। नहीं, वो नहीं, मैं यही कहने लगा था, अब मैं बात मुकम्मल ना हो सकी। वो ये है कि क्योंकि दुनिया की तवज्जो ज्यादातर अपने कोरोना के मसाइल और कोरोना की जो प्रॉब्लम उसको हल करने की तरफ है, तो ये उसका फायदा उठा रहे हैं। उसके कवर में भारत, ये जो एक टेररिस्ट वजीर आजम है वहां पे, जो पूरी दुनिया ने माना उसको कि एक टेररिस्ट है, वो टेररिस्ट वजीर आजम जो है वो इसी की आड़ में दुनिया की आंखों में धूल झोंके, तो वो इस तरफ ये कार्रवाई कर रहा है कश्मीर में। आपने LOC पे देखा कोई ऐसी, यानी ने जो ट्वीट की वो बिल्कुल दुरुस्त थी कि ये बहाना ढूंढ रहे हैं और इनकी नजर अब आपके आजाद कश्मीर पे है, ये बहाना ढूंढ रहे हैं। ये रोजाना की बुनियाद पे आप इल्जाम आयद करते हैं कि जनाब वहाँ पे लॉन्च पैड हैं और वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती है, जबकि पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि अगर इन्फिल्ट्रेशन और लॉन्च पैड की जगह आपको पता है तो आप यूनाइटेड नेशन को बता दें, सही, वो आके तहकीक कर लें यहाँ पे। लेकिन वही वाली बात है, सिर्फ बातें ही बातें हैं, भारत की सबूत कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका अमजद शुएब साहब, बिल्कुल सही अमजद शुएब साहब, आपके कीमती वक्त का। जाते जाते बस मैं यही कहना चाहूंगी, नरेंद्र मोदी 56,000 से ज्यादा कोरोना केसेस हैं, 2,000 अमवात हो चुकी हैं। अपने मुल्क को देखो, अपने मुल्क में देखो कितने लोग मर गए हैं। छोड़ दो ये सब कुछ, इसका खुमियत ना सिर्फ तुम भुगतोगे बल्कि तुम्हारी कौम भी भुगतेगी। इजाजत दीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे फिर को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।